गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। द फंडा बॉक्स लेके आ चुका है 18 दिसंबर 2021 का न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज की कोट है, मैनी ऑफ लाइफ्स फेलियर्स आर पीपल हु डिड नॉट रियलाइज हाउ क्लोज दे वर टू सक्सेस व्हेन दे गिव अप। ये हमेशा से रहा है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे स्टडीज में हो, चाहे गेम्स में हो। सबसे बड़े फेलियर्स वो नहीं होते जो ट्राई करते हैं, सबसे बड़े फेलियर्स वो होते हैं जो ये रियलाइज नहीं कर पाते कि वो सक्सेस के कितना करीब थे जब उन्होंने उम्मीद छोड़ दी। सो होप इज द लास्ट थिंग टू बी लॉस्ट फ्रेंड्स। तो कभी उम्मीद नहीं हारनी, चाहे हम कुछ भी हार जाएं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे यूपीएससी के दो पुराने क्वेश्चंस के साथ और देखेंगे वो आज इस पेपर में किस तरह से हमें मिल सकते हैं। सो ये दोनों क्वेश्चन 2020 के हैं, पॉलिटी के हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा एज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे विवेचना मैं करूंगा, आंसर आप बताएंगे। पहला ऑप्शन है, मैटर ऑफ क्रिएटिंग एन न्यू ऑल इंडिया सर्विस। तो क्या इसमें इक्वल पावर्स है? नो। क्यों इक्वल पावर्स नहीं है? क्योंकि यहाँ पे राज्यसभा के पास प्रेरोगेटिव है कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज के क्रिएशन के लिए प्रस्ताव चलाए। अब तीन क्वेश्चन देखिए, तीन क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट से आते हैं। तीन ऑप्शंस, दैट इज अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट और मेकिंग कट मोशन। तो रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट के लिए क्या चाहिए होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन या इसी तरह का कोई प्रस्ताव। तो क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके राज्यसभा में आ सकता है या सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है? सो अगेन ये भी कंप्लीटली आउटराइटली रिजेक्ट हो गया। अब आप दो चीजें देखेंगे, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेकिंग कट मोशंस। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग कट मोशंस में आपको सबसे पहले सारे के सारे मोशंस को डिटेल में स्टडी करना होगा कि कौन कौन से मोशंस होते हैं, कट मोशंस किस किस प्रकार के होते हैं और किस हाउस में डील आउट किए जा सकते हैं। तो डेफिनेटली कट मोशन भी लोकसभा, ये लोकसभा हो गया। आउटराइटली एक ही ऑप्शन बचा, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा किस तरह से लोकसभा के बराबर होता है? दोनों हाउसेस, बोथ हाउसेस में मोशन मूव किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का। ठीक है, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल चला दिया, चलाने के बाद क्या होगा कि दोनों हाउसेस की, अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, एक स्पेशल मेजॉरिटी, अनदर इज स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट। पर ये जो स्पेशल मेजॉरिटी है दोनों हाउसेस की रिक्वायर्ड है दोस्तों। ठीक है, और तीसरा तरीका है जिसमें सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, बट उसको आर्टिकल हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का पार्ट नहीं मानेंगे, एक तरह से आर्टिकल 367 का पार्ट नहीं मानेंगे। सो ये जो तरीका है और जो अमेंडमेंट है, इसके अंदर राज्यसभा के पास इक्वल पावर्स होती हैं। किसके बराबर इक्वल पावर्स होती हैं? लोकसभा के बराबर इक्वल पावर्स होती है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से कहां पे दिया हुआ है ये देखना है। तो किस आर्टिकल में है? सबसे पहले आपको अगर आर्टिकल याद है तो सीधा काम ही खत्म हो गया। सो इट्स आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 कहता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रहना चाहिए। तो आर्टिकल 50 के अंदर ये है। तो आर्टिकल 50 कहां पे फॉल करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। सो डीपीएसपी में ये चीज फॉल करती है। ये एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था जिसको हम आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम चलेंगे आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ और देखेंगे आज की खास खास खबरें क्या है। आज की सबसे बड़ी खबर है, कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया ने अमेजॉन फ्यूचर डील को फ्रीज कर दिया और 200 करोड़ का फाइन लगाया यूएस फर्म के ऊपर। किस बात पे लगाया? उन्होंने बोला कि आपने ये जो सबसे पहले, एक्चुअली इसका फ्लो इस प्रकार है फ्रेंड्स कि अमेजॉन ने क्या किया, अमेजॉन ने फ्यूचर रिटेल को नहीं खरीदा, अमेजॉन ने खरीदा फ्यूचर कूपन्स को। फ्यूचर कूपन्स के 49% शेयर खरीदे और ये बोला फ्यूचर्स कूपन्स के 49% स्टेक्स खरीदते हुए कि हम इन फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर का कूपन्स की हिस्सेदारी थी फ्यूचर रिटेल के अंदर। देखिएगा चेन किस तरह से बन रही है। फ्यूचर कूपन की हिस्सेदारी थी फ्यूचर रिटेल के अंदर और फ्यूचर रिटेल के अंदर फ्यूचर कूपन्स के थे 7% शेयर और इन 7% में से 3.5% हो गए अमेजॉन के। तो अमेजॉन ने उस टाइम पे ये डील में डाला कि हम आज के 3 साल या 7 साल बाद चाहेंगे तो इस चीज को आगे बढ़ा देंगे और
ज्यादा अपने शेयर्स इंक्रीज कर देंगे। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि जो आपने कॉम्बिनेशन था जो लॉ में रिक्वायर्ड था ये आपने क्लियर नहीं किया, तो इसकी वजह से आपने कंपटीशन को दबाने की कोशिश की, कंपटीशन को सेटल करने की कोशिश करी और इस वजह से आपके ऊपर फाइन लगाया जाना उचित रहेगा। तो फ्रेंड्स हमें देखना है बेसिकली कंपटीशन कमीशन होता क्या है, व्हाट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली। सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कंपटीशन इंश्योर करने के लिए बनाया गया ताकि ओलिगोपोली क्रिएट ना हो। दो वर्ड्स होते हैं, ओलिगोपोली और मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एक ही कंपनी का एक छत्र राज हो गया, वो है मोनोपोली। ओलिगोपोली मतलब कि कुछ कंपनियों ने मिलके एक कार्टेल बना दिया, जैसे कि आपके ओपेक ग्रुप है वो ओलिगोपोलिक ग्रुप है, वहां पे कुछ देशों ने मिलके कार्टेल बना रखा है और रेट्स को ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो इस प्रैक्टिस से बचने के लिए हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना था। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले क्या हमारे पास कुछ था, पहली चीज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना था, कब बना था, इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट, दैट इज 14 अक्टूबर 2003। किस एक्ट के थ्रू बना था, कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू बना था। किस चीज को रिप्लेस किया है, इसने रिप्लेस किया MRTP, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को रिप्लेस किया और एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म इन्होंने तैयार किया। क्या होते हैं इसके अंदर, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। 6 मेंबर्स जो कि अपॉइंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये एडवर्स प्रैक्टिसेस को हटाने की जनरली कोशिश करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी अगली न्यूज आज की है हमारा अगला एडिटोरियल देख लेते हैं इनफैक्ट हम डायरेक्टली, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आज की न्यूज़पेपर में आज ज्यादा कुछ खास खबरें आई नहीं है एडिटोरियल के अलावा। और एडिटोरियल आया है वो आया है चैलेंज ऑफ अचीविंग 9.5% GDP ग्रोथ। तो यह एडिटोरियल बोलता है कि अगर हमें 9.5% GDP ग्रोथ अचीव करनी है तो हमें क्या करना होगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना होगा, हमें कंजम्पशन स्पेंडिंग्स पे फोकस करना होगा, हमें ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशंस बढ़ाने होंगे। फ्रेंड्स कभी भी जीडीपी बढ़ाने के लिए आप देखिएगा, किसी भी आर्टिकल को आप पढ़ लेंगे तो आपको अगर जीडीपी या ग्रोथ रेट किसी भी कंट्री में डेवलप करनी है तो उसके दो की पैरामीटर्स होते हैं। एक तो आप इनकम का ग्रोथ करें और आप एक कैपिटल का ग्रोथ करें। ठीक है, इनकम और कैपिटल दोनों ही दो तरीके से ग्रोथ होती है। इनकम पहली चीज ग्रो होती है आपके प्राइवेट कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन। तो जब ये दोनों चीजें कंज्यूम की करेंगी तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरल इनकम इंक्रीज होगी, कंपनीज की इनकम्स इंक्रीज होंगी, हमारे प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे इन दोनों के कंजम्पशन से प्लस एक्सपोर्ट से। तो जब इन तीनों चीजों को राइज होगा तो आपका जो लोगों की इनकम है पीपल इनकम, वो पीपल इनकम इन दोनों की वजह से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इन तीनों चीजों की वजह से प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट कंजम्पशन और एक्सपोर्ट्स के दम पे ये चीजें इंक्रीज हो जाती है। तो जब भी कभी क्राइसिस आती है और प्राइवेट कंजम्पशन और एक्सपोर्ट फॉल डाउन कर जाते हैं तो गवर्नमेंट कंजम्पशन इंक्रीज करना चाहिए मल्टीपल टाइम्स, जैसा कि इस बार सरकार ने करने की कोशिश करी, पर फिर भी कहा गया कि सरकार उतना कंजम्पशन नहीं बढ़ा पाई जितना उसको बढ़ाना चाहिए था। दूसरा कैपिटल फॉर्मेशन में, कैपिटल फॉर्मेशन में आपको ग्रॉस कैपिटल, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाना होता है। फिक्स कैपिटल मतलब जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाइए, आपकी टेक्नोलॉजीज को जिनको आप यूज कर रहे हैं उन टेक्नोलॉजीज को बेटर कीजिए। तो आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा आपके प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी और आपके गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू भी। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GFCF, और इसकी कंपाउंडेड ग्रोथ ही आपके देश को बताती है कि आपका देश किस राह पर चल रहा है। सेम इस आर्टिकल में भी इन्हीं सारी चीजों के ऊपर फोकस किया गया है। ये बताया गया है क्योंकि इन्फ्लेशन राइज हुआ है तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंजम्पशन और गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारा पैसा आया है, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर वाया गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा और आप अपना खुद का एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन बढ़ाना होगा, इसको भी अपटिक करना होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर तो हम ध्यान दे ही रहे हैं, तो इसमें हम क्या से ध्यान दे रहे हैं,
ग्लोबल वैल्यू चेन के थ्रू, कि ग्लोबल वैल्यू चेन के थ्रू हमें एक्सपोर्ट्स में फीचर मिल जाए। तो ग्लोबल वैल्यू चेन के थ्रू हम इसमें भी ध्यान दे रहे हैं। और अगेन अगर ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी तो पीपल्स की, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, जीडीपी फाइनली बढ़ जाएगी। इसके लिए हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना चल रही है, या महात्मा गांधी नरेगा में जो इंक्रीज हुआ है वो चल रहा है, या फिर अभी भी जो हम एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने के लिए बिल आज ही पेश हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाह रही है जिससे कि देश की इनकम बढ़े। दूसरा, ये तो हो गए आपके सारे फिस्कल टूल्स और जो भी एक्सपेंडिचर या माइक्रो एंड मैक्रो टूल्स हो गए। उसके अलावा हमारे मॉनेटरी टूल्स भी होते हैं फ्रेंड्स, जिसके थ्रू हम कहीं ना कहीं एक पुश देते हैं फिक्स एक्सपेंडिचर और फिक्स कैपिटल फॉर्मेशंस को। तो वो कौन सा है कि आपने रेपो रेट को अपना काफी कम कर रखा है, काफी लोअर लेवल्स पे ला रखा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लेंडिंग ईजी हो रखी है, इन्वेस्टमेंट्स ईजी हो रखे हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ईजी हो रखे हैं, और जो कि हमें दिखाई दे रहा है सेक्टर्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, इस आर्टिकल में इतना ही है, तो हम अगले आर्टिकल की तरफ चलेंगे हमारे, विच इज फॉर एन ऑनेस्ट ब्रोकर। ऑनेस्ट ब्रोकर की यहाँ पे बात क्यों हो रही है? एक्चुअली रशिया, इंडिया एंड चाइना, इन तीनों की एक बैठक होने वाली है। इस चीज का नाम है RIC, रशिया इंडिया चाइना की ट्राइलेटरल समिट चल रही है, ऑनगोइंग है। ऐसा नहीं है कि रशिया और चाइना सिर्फ इंडिया के साथ ही करते हैं, दे ऑल्सो हैव अ पैरेलल समिट विद पाकिस्तान जिसका नाम है RPC, रशिया पाकिस्तान चाइना। तो रशिया इंडिया चाइना बेसिकली लास्ट हुई थी जब हमारा मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना के साथ, और इस मीटिंग के थ्रू हमें कहीं ना कहीं स्टैंड ऑफ से बाहर निकलने का मौका मिला था। लेकिन ऑथर ये कह रहे हैं, या फिर ये एडिटोरियल ये कह रहा है कि यहाँ पे जो रशिया इंडिया चाइना की मीटिंग है, इसमें इंडिया को थोड़ा संभल के रशिया के साथ ब्रोकर, रशिया को एज अ ब्रोकर बनाना होगा बिटवीन इंडिया एंड चाइना। क्यों? क्योंकि रशिया के चाइना के साथ बहुत सारे हित जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स। क्या हित जुड़े हुए हैं? सबसे पहला और सबसे जरूरी इकोनॉमिक हित। इंडिया के साथ रशिया का जो बायलैटरल ट्रेड है, वो सब कुछ करते कराते भी $7.5 बिलियन है। कितना है? $7.5 बिलियन। और जबकि चाइना रशिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दूसरी चीज, चाइना रशिया के प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। कंज्यूमर कैसे है? गैस पाइपलाइन, सीधा खालिन से लेके और सीधा आपके सर्बिया से लेके गैस पाइपलाइन आ रही है चाइना के अंदर, और वो प्रोजेक्ट है आपका $400 बिलियन का, $400 बिलियन का। और ये रशिया के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि वेस्ट ने लगा रखी है रशिया के ऊपर सैंक्शंस। तो वेस्ट ने क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, तो रशिया कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुका है चाइना पे और चाइना की कंजम्पशन बेस्ड हेल्प पे। इंडिया उतना कंज्यूम कर नहीं सकता क्योंकि इंडिया के पास नहीं है रशिया के साथ डायरेक्ट फ्रंटियर एक्सेस। तो जब भी आप रशिया के साथ डायरेक्ट एक्सेस की बात करें तो याद रखिएगा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अशगाबाद एग्रीमेंट, ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। सो इसलिए ये एक चैनल को दिखाता है कि किस तरह से रशिया हमेशा चाइना की तरफ ज्यादा फेवरफुल रहेगा ड्यू टू वेरियस रीजंस, भले ही इंडिया उसका बहुत ही पुराना पार्टनर है। इसमें देखने वाली बात यह है कि रशिया इवन ये भी प्रिपेयर था कि इंडिया को ट्रॉयका प्लस ग्रुप की नेगोशिएशन से बाहर कर दे। अच्छा, अब हम देखेंगे ट्रॉयका प्लस ग्रुप की नेगोशिएशंस क्या होती है। पहली चीज तो बेसिकली ट्रॉयका प्लस जो है फ्रेंड्स, ये एक अफगानिस्तान के लिए बनाया हुआ एक ग्रुप है। तो ट्रॉयका प्लस में क्या है? यूएस, चाइना और पाकिस्तान और रशिया। यूएस, चाइना, पाक, कॉमा रशिया, ये चार देश हैं जो कि ये डिस्कस करते हैं कि भाई अफगानिस्तान को कैसे स्टेबल करना है। अब इसमें देखिएगा, इसमें तीन तो वो देश है, इनफैक्ट चारों ही वो देश हैं जिन्होंने हमेशा से अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज किया है। रशिया ने 1980 के दशक में डिस्टेबलाइज किया, यूएस ने 2 दशकों तक डिस्टेबलाइज किया, पाकिस्तान हमेशा से डिस्टेबलाइज करता आ रहा है, और चाइना ने डेप्थ ट्रैप पॉलिसी खेली। इन्होंने पर ट्राइका प्लस में एक 5वां मेंबर भी जोड़ लिया, रशिया के बुलाने पे इंडिया को बुला लिया गया। चाइना ने ऑब्जेक्शन रेज किया तो रशिया वॉज रेडी टू रिमूव इंडिया, कि भाई कोई बात नहीं, इंडिया को जाना है तो चाइना ज्यादा जरूरी है। सो इसलिए इंडिया को इस डील के साथ बहुत धीरे और बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात करते हैं डिसेबिलिटी लॉ की।
सो हमारे डिसेबिलिटी के लिए कौन कौन से लॉज आए हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। तो डिसेबिलिटी के लिए आया एक बार आपका सुगम्य भारत अभियान, सुगम्य भारत, ठीक है। उसके अलावा आया आपका पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, अमेंडमेंट जो हुआ था 2016 का ये अमेंडमेंट था। तो ये दोनों के दोनों आपके आ चुके हैं। क्या इसका कुछ रिजल्टेंट निकला है? रिजल्ट निकला है, पर पुलिस अभी भी बायस्ड है। पुलिस बायस्ड क्यों है? बिकॉज पुलिस इंक्लूसिव नहीं है। और जब तक आप इंक्लूसिव नहीं होंगे, इंक्लूसिव से होने का मतलब ये है कि पुलिस के अंदर डिसेबिलिटी वाले पर्सन्स एकोमोडेट नहीं होते हैं, तो पुलिस इंक्लूसिव नहीं हो पाती है। और अगर पुलिस इंक्लूसिव नहीं हो पाएगी तो कहीं ना कहीं पुलिस बायस्ड रहेगी, और बायस्ड रहने के साथ हीन भावना के साथ इन लोगों को देखेगी। तो क्या जरूरत है? पहली चीज तो पुलिस की बायसनेस हटाने और तोड़ने की जरूरत है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट जो आया था 2016 का, उसमें क्या क्या की फीचर्स थे। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा करंट एक्ट है या फिर जो अभी हमारी इंक्लूसिविटी है वो कहाँ पे लैक कर रही है। सो बेसिकली पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में आया था। उसमें क्या बोला था? सारी पब्लिक सेक्टर की बिल्डिंग को एसेसिबल बनाना है। एसेसिबल इंडिया कैंपेन 2016, सुगम्य भारत अभियान 2016। फिर स्पेशल कोर्ट्स सारी डिस्ट्रिक्ट्स में रिस्पाइट प्रोवाइड करेंगी। डिसेबिलिटी के लिए आपने अलग से कोर्ट्स बना दी ताकि इन लोगों को या फिर आपके जो पर्सन्स विद स्पेशल एबिलिटीज हैं उन लोगों को जल्दी जस्टिस मिल जाए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन और फुल पार्टिसिपेशन। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन फ्रेंड्स हर चीज में और हर सेक्टर में लागू होता है। फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, वी आर इंक्लूजन इन सोसाइटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी, जो कि आपका आर्टिकल कौन सा दे गया? आर्टिकल 15, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी देंगे। और no new establishments will be issued a certificate of completion or permitted occupation of building unless उसने accessibility के रूल्स को फॉलो किया हो। तो accessibility के रूल्स फॉलो है तभी आपको बिल्डिंग का सर्टिफिकेशन मिलेगा। और इट इज अगर कोई भी ऑफेंस किया जाता है या कोई भी प्रोविजन तोड़ा जाता है तो 10,000 से लेके 5 लाख तक की आपको सजा मिल सकती है। ये प्रिवेंशन विद पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट था 2016 का। आपको अभी क्यों बताया गया फ्रेंड्स? क्योंकि हम फोकस करते हैं करंट अफेयर्स पे नहीं, कंटेम्पररी अफेयर्स पे। क्योंकि यूपीएससी या कोई भी पीएससी या कोई भी एसएससी क्या पूछता है? वो नहीं पूछते आपसे करंट अफेयर्स, वो पूछते हैं आपसे कंटेम्पररी अफेयर्स। क्या होता है डिफरेंस करंट अफेयर्स और कंटेम्पररी अफेयर्स में? करंट मतलब जो अभी चल रहा है, कंटेम्पररी जो हो चुका है बट रेलेवेंट है, क्योंकि वो बार बार आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। So this was about persons with disability act 2016. नेक्स्ट हम चलते हैं सोइंग द सीड्स ऑफ डिजास्टर। बेसिकली इस आर्टिकल में ज्यादा कुछ नहीं है। श्रीलंका में एक लॉ आ रहा है जिसके अंदर आपको मई तक सारी की सारी चीजों को ऑर्गेनिक करना पड़ेगा, आपकी सारी खेती को ऑर्गेनिक करना पड़ेगा। तो ऑथर कह रहा है ये एक डिजास्टर है सबके लिए। डिजास्टर क्यों है? पहली चीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग की गुणवत्ता को परखा नहीं गया है। तो जब आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की गुणवत्ता को नहीं परखा, 3 साल बाद अगर आपका प्रोडक्शन डिक्लाइन कर गया तो आप फंस सकते हैं फूड क्राइसिस में, एंड दैट इज अ बिगर क्राइसिस। तो आपको इसको पायलट प्रोजेक्ट पे लेके और इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, rather than giving it a whole soul touch of economics. नेक्स्ट फ्रेंड्स, women की एज 22 करने का एजेंडा हाउस में लाया गया। तो हाउस में जब ये एजेंडा आया तो उसके साथ ही 3 और बिल्स भी आए हैं। कौन कौन से 3 बिल्स आए? नेशनल एंटी डोपिंग बिल, वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट बिल और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरी बिल्स, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे जब वो पास हो जाएंगे। अभी जो एजेंडा चल रहा है कि मैरिज को 18 से 21 किया जाए, इसमें IUML ने आपत्ति दर्ज कराई है। और उनका तर्क क्या है? उनका तर्क क्या है कि भाई ये तो एक पैटर्नलिज्म है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 18 साल का व्यक्ति वोट तो डाल ले, 18 साल के व्यक्ति बिजनेस चालू कर ले, 18 साल का व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, 18 साल का व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर MP MLA चुन ले, लेकिन 18 साल का व्यक्ति शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए उतना समझदार नहीं है। तो क्या इसमें सच्चाई है? क्योंकि शादी भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को भी बंद करा दे। तो IUML ने बोला है।
ऑल्दो बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव तक दिए जा सकते हैं कि रिग्रेशन की जगह आप इंफॉर्मेशन सेंसिटाइजेशन से आप चीजों को डिले करवाएं, चीजों को कंट्रोल करें और ऑप्टिमम पॉपुलेशन और टोटल फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट रेट की अवधारणा को लेके चलते हुए आप कार्य करें। सो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट की पॉपुलेशन पॉलिसी में, ये सारी चीजों का वो ध्यान रखेंगे। हम देखते हैं पेगासस का रेगुलर इश्यू चल रहा है, बार बार पेगासस पेगासस पेगासस। तो एक बार वापस हम भी पेगासस को देख लेते हैं कि पेगासस बेसिकली क्या है। सो बेसिकली फ्रेंड्स, पेगासस हमारा एक साइबर सर्वेलेंस टूल है। क्या है उस साइबर सर्वेलेंस टूल के अंदर? ये साइबर सर्वेलेंस टूल डेवलप किया है इजराइल ने। खास बात क्या है कि ये एक जीरो क्लिक टूल है। जीरो क्लिक टूल मतलब कि आपके सिस्टम में व्हाट्सएप के मिस कॉल से भी इंस्टॉल हो सकता है, और व्हाट्सएप से मिस कॉल से इंस्टॉल होके आपने कोई क्लिक नहीं किया तो भी इंस्टॉल होके आपकी सारी इंफॉर्मेशन, सारे कॉल लॉग, सारे कॉन्टैक्ट, सारे मैसेजेस, यहाँ तक कि व्हाट्सएप के एनक्रिप्टेड मैसेजेस भी दे सकता है। किस किस में चल सकता है? iOS, एंड्रॉइड, किसी भी सिस्टम में चल सकता है। अब जब आपका एप्पल फोन ही नहीं बचा तो और तो क्या बचेगा। तो ये पेगासस एक तरह का वॉरफेयर टूल है, और ये एक गवर्नमेंट के हाथ में एक दूसरा तरीका है कि वो आपको किस तरह से परेशान, आपके किस तरह से आपके प्राइवेसी पे चोट कर सकती है। अच्छा, अब आप इसके केसेस को देखें, क्योंकि हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमने देखा इश्यू क्या है। इश्यू ये है केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन से केसेस हुए हैं। इसका मेजर केस है के एस पुट्टास्वामी केस। के एस पुट्टास्वामी केस के अंदर क्या हुआ? के एस पुट्टास्वामी केस में डिस्कस हुआ आर्टिकल 21 एंड राइट टू प्राइवेसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, और आप अनब्रिडल्ड राइट टू प्राइवेसी देंगे लोगों को, और उसके लिए आप लाएंगे डेटा प्रोटेक्शन बिल। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ उल्टा। पेगासस से सरकारें कर रही हैं लोगों का डेटा चोरी। ये पहला चीज हो गई जब आपके सुप्रीम कोर्ट के केसेस को हमने देख लिया। दूसरा, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं प्रिज्म, जो एक कैंपेन चला था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और उसने बहुत सारी चीजें चोरी करी थी, डेटा चोरी किया था। तो कहीं ना कहीं ये प्रिज्म का एक हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ऑपोजिशन क्राइज फॉल और रिसेंट पीएमओ ईसीआई मीटिंग। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई अगर पीएमओ और ईसीआई की मीटिंग हुई? क्योंकि पीएमओ ने ईसीआई को कॉल किया, लॉ कमीशन ने ईसीआई फुल कमीशन को कॉल किया, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कॉल करके उसकी कहीं ना कहीं सॉवरेनिटी छीनने जैसा है। तो न्यूट्रलिटी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस नहीं हो पाई। सो दैट्स व्हाई इसके ऊपर अप्रोर हुआ कि आप एक इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी को इस तरह से नहीं बुला सकते। एक एक्ट चल रहा है, दैट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 क्या है? ये वन ऑफ द मेनी एनवायरमेंट एक्ट है। बहुत सारे आपके एनवायरमेंट एक्ट है जो कि चालू किए गए और उनको इम्प्लीमेंट किया गया फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, चाहे वो एयर का प्रोटेक्शन हो, वाटर का प्रोटेक्शन हो। तो हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे एनवायरमेंटल एक्ट्स हैं। जो फेमस एनवायरमेंटल एक्ट्स हैं वो है 1987 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स 1960, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट कर दिया आपने, अब देखिए पानी पहले प्रोटेक्ट किया, फिर पेड़ पौधे प्रोटेक्ट किए, पेड़ पौधे प्रोटेक्ट करने की वजह से एयर प्रोटेक्ट हो गई, और फिर पूरा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो गया। ये एक तरीका है याद रखने का, आप याद रख सकते हैं। क्रोनोलॉजी बहुत बार पूछी जा चुकी है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। सो वाटर एक्ट 1974, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये आया 1981 में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आया 1986 में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया 2002 में, और लेटेस्ट था FRA, इसको बोलते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में। तो ये सारे एक्ट इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। उसमें एक जो है वो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। उसमें क्या हुआ? उसमें हम लोग कर रहे हैं चेंज क्या कर रहे हैं? उसके अंदर अभी तक आपको फॉरेस्ट से अगर कोई भी सामान लाना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको किस चीज की जरूरत होती थी? उसके लिए आपको जरूरत होती थी लाइसेंस की,
क्योंकि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है फॉरेस्ट के, ट्रेडिशनल हब है, उस पर हर किसी का राइट नहीं होता था। कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से राइट नहीं होता था? फ्रेंड्स याद कीजिएगा, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, उस प्रोटोकॉल की वजह से हमारे बने हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड बोर्ड्स, और ग्राम सभा को और ट्रेडिशनल ड्वेलर्स को ये पावर दी गई थी कि वो ही किसी भी चीज का निर्यात या किसी ट्रेडिशनल नॉलेज का निर्यात बना पाएंगे। और इसी के लिए हमने बनाई थी TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। उसमें क्या होता था, हमारी जो भी पुरानी चीज है कि भी हल्दी को घाव पे लगाएंगे तो घाव ठीक हो जाएगा, तो ये तरीका हमने डाला TKDL में कि भाई ये हमारा तरीका है, किसी दिन इसको भी उठा के पेटेंट मत कर लेना जैसे आपने तुलसी को पेटेंट कर लिया। तो इसमें अब गवर्नमेंट ने एक चीज चेंज कर दी है, उन्होंने आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और जिन लोगों के पास ट्रेडिशनल नॉलेज है उनको प्रायर इंटीमेशन देके और काम शुरू करने के लिए अलाउ कर दिया है। पहले स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड पहले अलाउ करता था, उसके बाद काम शुरू होता था। तो इस पे बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, ऑल्दो दिस इज फाइन विद अस, क्योंकि चीजें बहुत बार डिले होती थी और कई बार हमारे जो लोग थे जिनका उनके ऊपर बेसिक हक है वही सफर करते थे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हाँ हम मूव करेंगे कि किस तरह से पहले तो हांगकांग में एक रेडिकल चेंजेस आ रहे हैं, वहां की डेमोक्रेसी को कंप्लीटली सेटल किया जा चुका है और चीजों को बदला जा रहा है, तो डेमोक्रेसी अब बहुत महंगी हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज इट फॉर टुडे। आज के का टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में कुछ खास है नहीं, कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।